नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम समझेंगे डॉल्टन मेथड के बारे में बात करेंगे। डॉल्टन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि आज के समय में इतना इस्तेमाल नहीं होता, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। समझेंगे डॉल्टन मेथड क्या होता है और इसके से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पे हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके देखते हैं डॉल्टन मेथड क्या है पढ़ाने का। डॉल्टन मेथड की बात करें तो इसके लिए दो तीन नाम और इस्तेमाल होते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। इसको लेबोरेटरी मेथड भी कहा जाता है, या हिंदी में आप कहें तो प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अगर हिंदी में आपको ये दिख जाए प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला विधि की बात हो तब भी आप इसी का नाम लेंगे, डॉल्टन मेथड का। दूसरा, इसको ठेका विधि भी कहते हैं। ठेका विधि क्यों कहते हैं, अभी थोड़ी देर में हम इस पर चर्चा करेंगे। ये मेथड ऐसा है जहां पे मान के चलिए कि स्कूल के अंदर एक तरीके से बच्चों को सीखने के लिए लैब्स बनाए जाते हैं। लैब्स इन द सेंस यहाँ पे साइंस लैब की जैसा कुछ नहीं होता जहां पे एक्सपेरिमेंट होगा, बट बच्चों के सीखने के लिए क्लासरूम के अंदर एक तरीके से ऐसा इन्वायरमेंट होता है जैसे बच्चे लैब्स में चीजों को सीख रहे होते हैं। तो जब भी बात हो लेबोरेटरी मेथड आ जाए, प्रयोगशाला विधि आ जाए, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंट बच्चे यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो जब भी ये नाम आ जाए तो ध्यान रखिएगा डॉल्टन मेथड की ही बात हो रही है। इसको दिया किसने था? इसको दिया था हेलेन पार्खर्स्ट ने दिया था, जो कि एक अमेरिकन टीचर थी। 1920 में उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, और एक स्कूल में, क्योंकि वो टीचर थी तो एक स्कूल में ही उन्होंने सबसे पहले इसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया था। अब सवाल उठता है कि इसका नाम डॉल्टन क्यों है? फिर डॉल्टन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि डॉल्टन जो था वो एक शहर था अमेरिका में। एक जगह है मैसाचुसेट्स, वहां पर एक शहर है डॉल्टन। तो बेसिकली डॉल्टन एक जगह है जहां पे सबसे पहले हेलन पार्कस ने इस विधि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसको डॉल्टन मेथड भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि फिर ठेका विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली जब मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के साथ एक तरीके का समझौता होता है। समझौता, ठीक है, या कह लीजिए कि एक तरीके का ठेका ही है ये। जैसे ठेका होता है ना, आपने देखा होगा देसी भाषा में कहूँ तो ठेके पे दे देना किसी चीज को। ठेके पे देने का मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको ये चीज मैंने दे दी है, अब आप आगे की चीजें खुद से करेंगे और उसके बदले में जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना है आप मुझे वो चीजें देंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से मुनाफा कमाने की बात हो या कुछ और। लेकिन यहां पर मैं बात करूं डॉल्टन मेथड में, तो यहाँ पे ये जो समझौता होता है ये बच्चों के साथ किया जाता है, जहां पे बच्चों को कुछ निश्चित कार्य दे दिया जाता है कि ये कार्य आपको इतने समय में करना है, पूरा करना है, और फिर बच्चे उस कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे समझौता या ठेके का अर्थ बच्चों को दिए जाने वाले कार्य से होता है। ठीक है, डिटेल में चर्चा करते हैं, आइए। तो क्योंकि ये विधि है जिसमें कि बच्चों को कार्य करने को दिया जाता है, और कार्य करने के लिए एक योजना पहले से बनाई जाती है। योजना कुछ इस प्रकार से होती है कि एक महीने का समय तय कर लिया जाता है कि हम एक महीने में बच्चे को क्या क्या कराएंगे। उस एक महीने को जनरली हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं? वीक्स के अनुसार, क्योंकि एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो हमने 4 वीक में उसको डिवाइड कर दिया। अब वो जो 4 वीक है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि जो 4 वीक पूरा एक महीना था वो एक तरीके से इनडायरेक्टली 4 पार्ट्स में ही डिवाइड हो गया। ठीक है, ये एक महीना 4 पार्ट्स में, एक वीक एक पार्ट, तो 4 वीक 4 पार्ट हो गए। अब हर एक पार्ट जो है वो यूनिट्स में बट गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर एक पार्ट किस में बट गया? यूनिट में। टोटल 4 पार्ट ही है, ध्यान रखिएगा, 16 पार्ट्स नहीं है कि आप सोचे कि 16 पार्ट्स हैं कि मैंने एक वीक को 4 पार्ट में बांटा है, ऐसा नहीं है। एक वीक एक पार्ट, तो 4 वीक 4 पार्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस पूरे महीने को आप कह लीजिए कि मैंने 4 वीक में बांटा है या 4 पार्ट में बांटा है, एक ही बात है। तो इस मेथड में 4 पार्ट में बांट दिया जाता है और हर एक पार्ट में 5 यूनिट्स पहले से तय कर दिए जाते हैं। अब ये यूनिट्स कह लीजिए इसको, या आप टॉपिक्स कह लीजिए, जो बच्चों को हम पढ़ाएंगे या बच्चों को जो हम कार्य देंगे। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो जाएंगे? एक महीने में बच्चों को 20 यूनिट्स या 20 टॉपिक्स दिए जाते हैं कि आपको ये पूरा जो है 20 यूनिट इस एक महीने के अंतर्गत समाप्त करना है, उसको अच्छे से तैयार करना है, और खुद से खोजना है, उस पर चर्चा करनी है, उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करनी है, जो भी कुछ है वो सब बच्चों को बता दिया जाता है। और इस प्रकार से बच्चों को ये एक महीने का समय दे करके ये कार्य दे दिया जाता है कि भाई आपको ये चीजें करके लानी है या कंप्लीट करनी है।
अब क्योंकि यहाँ पर बच्चों को स्वतंत्रता होती है, लेकिन साथ के साथ बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो चीजों को करके सीखे, एक्सपेरिमेंट्स करें ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए आप देखेंगे कि वहां पे क्लासरूम जैसी कोई चीज नहीं है, वहां पे एक तरीके से क्या है, एक तरीके से लैब है, जगह जगह बच्चे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, चीजों को लेकर सीख रहे हैं। तो ये बहुत ही अनोखी विधि होती है पढ़ाने की। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ी सी इसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, यानी कि बड़े बच्चों के लिए होती है। 9 वर्ष से अधिक का जो बालक होता है उसी के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए नहीं किया जाता। कक्षा प्रणाली हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, जैसा कि मैंने कहा कि जो सामान्य कक्षा प्रणाली हम देखते हैं अपने विद्यालयों में, वो हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे जनरली आपको क्या देखने को मिलेंगी, प्रयोगशालाएं, अलग अलग तरह की प्रयोगशालाएं, जहाँ पे बच्चे चीजें खुद से कर रहे होंगे, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे और चीजें सीख रहे होंगे। अब ये कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, ये जो विधि है ये कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। वो क्या क्या है, एक एक करके बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा ही है, बच्चों को स्वतंत्रता दे दी गई है, बच्चों को एक तरीके से निर्देश दे दिया गया है, बच्चों को चीजें बता दी गई हैं कि भाई कैसे कैसे करना है, और बच्चों को स्वतंत्रता दे दी गई कि आप ये चीजें खुद से करोगे। तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा है। दूसरा, स्व शिक्षा का सिद्धांत, कि बच्चे खुद से सीख रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं। तो स्व शिक्षा मतलब खुद से शिक्षा ले रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, खुद से अपने इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे हमने अवसर दिया है, बच्चों को समय दिया है, बच्चों को स्वतंत्रता दे दी हमने कि आप इन चीजों को कंप्लीट करेंगे। अब कैसे करेंगे ये बच्चे के ऊपर है। रुचि का सिद्धांत, अब रुचि का सिद्धांत कैसे है कि बच्चे इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि बच्चों को हमने जब स्वतंत्रता दे दी, एक डिसिप्लिन तरीके से क्लासरूम के अंदर बांध के नहीं रखा है, तो बच्चे स्वतंत्र होते हैं चीजों को खुद से करने के लिए, सीखने के लिए। अब यहाँ पे एक खतरा ये रहता है कि बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि सीखने के बजाय वो किसी दूसरी चीजों में लग जाए, मतलब खेल कूद में लग जाए, ऐसा ना हो। अगला, सामूहिक शिक्षा का सिद्धांत, क्योंकि बच्चे यहाँ पे चीजें इंडिविजुअल नहीं करते हैं, ग्रुप में करते हैं। बच्चों को जो ये चीजें होती हैं ये ग्रुप में दी जाती हैं, तो समूह शिक्षा हमें यहाँ पर पे देखने को मिलती है। इसको हम कह सकते हैं सामूहिक शिक्षा का सिद्धांत। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ मेरिट्स की बात कर लेते हैं। इसमें से सबसे पहली चीज तो ये कि स्वतंत्र वातावरण होता है, जो कि एक अच्छी बात है। एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के लिए, क्लासरूम के लिए, जहां पे बच्चे चीजों को सीखें, तो जरूरी है कि स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि स्वतंत्रता ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे अनुशासन की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। ये एक डीमेरिट है। चलिए मेरिट्स में आते हैं। अगला, खोज की प्रेरणा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे चीजें खुद से कर रहे हैं, तो डिस्कवरी बच्चे करेंगे, खुद से बच्चे चीजों को इन्वेंट करेंगे, खोजेंगे, पता करेंगे उसके बारे में। तभी तो मैंने कहा प्रयोगशाला विधि भी है ये, कि बच्चे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, चीजें खुद से सीख रहे हैं, खोज रहे हैं। अपने अनुभव से ज्ञान संचय करने का बच्चों को अवसर मिल जाता है। ये नहीं कि बच्चों को मैंने बता दिया कि बेटा ये चीज ऐसे होती है और बच्चों ने इसको सीख लिया, वो तो मेरा अनुभव हो सकता है ना, या मेरा ज्ञान हो सकता है। लेकिन जरूरत क्या है कि बच्चों को खुद से उस अनुभव को महसूस करने दिया जाए, समझने दिया जाए, और फिर बच्चा जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो बच्चा उसको स्टोर करे। तो ये तो कुछ हो गए मेरिट्स। अब हम आ जाते हैं डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स की बात करें तो फिर अगेन वही वाली बात है कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी होती है। आप खुद से देखिए कि ये योजना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, काफी चीजें इसमें है, प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट करने पड़ते हैं, वो सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो प्रशिक्षित शिक्षक होना बहुत जरूरी है, और उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। और जैसा कि मैंने अभी चर्चा की, अनुशासन की समस्या यहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि बच्चों को अगर आप स्वतंत्रता देंगे तो ये भी संभावना है कि बच्चे ऐसा नहीं है कि पूरा अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर लगा दे जो आपने बच्चों को कहा है। हो सकता है कि बच्चे इधर उधर भी थोड़ा सा हो सकते हैं। तो अनुशासन की समस्या हमें देखने को मिलती है, छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त है, मतलब ठीक नहीं है ये विधि। जैसा कि मैंने बताया भी कि 9 साल से अधिक बालक के बच्चों को ही आप ये चीजें करवा सकते हैं, इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। उम्मीद है डॉल्टन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको देखिए पता होना चाहिए डिटेल में अच्छे से चीजें क्या है क्या नहीं है। प्रैक्टिकली मैं कहूँ तो डॉल्टन मेथड आप छोटी क्लास में जा रहे हैं तो आप इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, लेकिन हाँ बड़ी क्लास में आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी अच्छे से। क्योंकि वहां पर जब क्लासरूम में जाएंगे, और मैं अगर ग्राउंड लेवल में बात करूं तो
और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं कि आपको सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा खतरा बन जाता है कि आपको शायद समय की कमी महसूस हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप सच में करना चाहते हैं तो इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। चलिए, उम्मीद है मैं समझ आपको ये चीज़ें समझा पाया हूँगा, आपको चीज़ समझ में भी आ गई होंगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।